हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम चिराग है और आज हम बात करने वाले हैं सिनर्जी ग्रीन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। आज के दिन में ये कंपनी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। इसके अंदर ग्रोथ के सारे ट्रिगर्स हैं। टॉप लाइन एक्सपेंड हो रही है, मार्जिन्स एक्सपेंड हो रहे हैं और कंपनी का कैश फ्लो भी मुझे बहुत डिसेंट लग रहा है। इस वीडियो में सिनर्जी का बिजनेस मॉडल हम कंप्लीट ब्रेक डाउन करेंगे। हम ये देखेंगे कि डिमांड कहाँ पर है, डिमांड कहाँ से आ रही है। हम ग्रोथ के ट्रिगर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, हम वैल्यूएशंस डिस्कस करेंगे और हम ये देखेंगे कि इस कंपनी में क्या क्या रिस्क है। सबसे बड़ा रिस्क तो मैं अभी बता दूं आपको इस कंपनी में क्या है। ये एक माइक्रो कैप कंपनी है। जब भी आप किसी माइक्रो कैप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो ये बात समझ लीजिएगा पहले ही कि स्टॉक बहुत ज्यादा वोलेटाइल होने वाला है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपना स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर फिर से दे दूं कि ये मैं कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। ये वीडियो मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूं। जब भी आप कोई स्टॉक खरीदे तो अपनी ड्यू डिलीजेंस, अपनी ड्यू रिसर्च जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सिनर्जी बड़ी बड़ी कास्टिंग्स करती है। कास्टिंग क्या होती है? मेटल को पिघलाया, मोल्ड के अंदर डाला और स्ट्रक्चर तैयार हो गया। इंडिया में मोस्टली कास्टिंग होती है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए, गियर बॉक्स बनाने के लिए, इंजन बनाने के लिए। लेकिन सिनर्जी एक रेगुलर कास्टिंग कंपनी नहीं है। इनकी कास्टिंग्स होती है बहुत बड़ी बड़ी इन टर्म्स ऑफ साइज एंड वेट। जो ये कास्टिंग पार्ट्स बनाते हैं उनका वेट 30 मेट्रिक टन्स तक भी हो सकता है। इतनी बड़ी कास्टिंग करने के लिए आपको चाहिए बहुत सारा मोल्टन मेटल, मे बी अराउंड 200 टन्स ऑफ मोल्टन मेटल। तो सिनर्जी ने पिछले 10 सालों में इतनी बड़ी कास्टिंग्स करने में एक्सपर्टीज हासिल की है। अब आप पूछेंगे इतनी बड़ी बड़ी कास्टिंग्स की जरूरत कहां पर पड़ती है? तो आंसर है विंड इंडस्ट्री में। जब भी हम विंड टर्बाइंस लगाते हैं, विंड मिल्स लगाते हैं, वहां पर बहुत बड़ी कास्टिंग्स की जरूरत पड़ती है। 85% ऑफ देयर रेवेन्यू कम्स फ्रॉम विंड इंडस्ट्री। तो यानी हम ये भी कह सकते हैं कि सिनर्जी एक विंड एनर्जी का प्रॉक्सी प्ले है। यानी अगर विंड इंडस्ट्री अच्छा करेगी तो सिनर्जी भी अच्छा करेगी। 70% इनका रेवेन्यू आता है जितनी भी वर्ल्ड की बड़ी बड़ी विंड टर्बाइंस बनाने वाली कंपनीज है ना, उनको कास्टिंग्स बेचकर। चाहे वो सीमेंस है, जीई है, वेस्टास है या फिर एनविजन है, वर्ल्ड के जितने भी टॉप कंपनीज है ना, उनको सिनर्जी अपनी कास्टिंग्स बेचती है। 70% रेवेन्यू इनका यहां से आता है। अगर मैं 70% रेवेन्यू को ब्रेक डाउन करूं तो 30 से 35% ऑफ द रेवेन्यू आता है इनका डोमेस्टिक ओईएम्स को सप्लाई करके। बचा हुआ 35 से 40% इनका रेवेन्यू आता है एक्सपोर्ट से। अब एक्सपोर्ट्स भी दो तरीके के हैं। एक तो ये डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर देते हैं, अपनी कास्टिंग मटेरियल बनाया और उसको जिस भी प्लेयर को जरूरत है उसके बाद एक्सपोर्ट कर दिया। दूसरा तरीका है कि ये अपनी कास्टिंग ओईएम को दे देते हैं जो आज के दिन में डोमेस्टिकली सिचुएटेड है। फिर वो ओईएम उस पूरी विंड टर्बाइन को बाहर एक्सपोर्ट कर देता है। तो 35-40% रेवेन्यू उनका आ गया एक्सपोर्ट से। उसके बाद 15% इनका रेवेन्यू आता है गियर बॉक्स की कास्टिंग से। अब गियर बॉक्स की कास्टिंग भी ये मोस्टली विंड मिल्स के लिए ही करते हैं। और जो 15% बचा हुआ इनका रेवेन्यू है वो आता है नॉन विंड सेक्शन से। यानी ये पंप्स की कास्टिंग करते हैं, माइनिंग कंपनीज के लिए कास्टिंग्स करते हैं। सिर्फ 15% रेवेन्यू ऐसा है जो नॉन विंड सेक्शन से आता है। विंड कास्टिंग्स में ये मार्केट लीडर है। 35% के आसपास मार्केट शेयर है इनका इंडिया के अंदर। अगर आप मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनेंगे तो आप पाएंगे कि मैनेजमेंट की इच्छा है कि वो सिर्फ एक डोमेस्टिक प्लेयर बन के ना रहे, बल्कि वर्ल्ड की टॉप कास्टिंग प्लेयर्स के अंदर उनका नाम शामिल हो। तो सिनर्जी एक नीश प्लेयर है, ये बात समझ में आ गई। अपनी कैटेगरी का मार्केट लीडर है, ये बात भी समझ में आ गई। अब सवाल उठता है कि विंड टर्बाइंस की पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में डिमांड कैसी है। देखिए, 2017 से लेकर 2022 तक विंड सेक्टर के लिए बहुत बुरा टाइम था, बहुत बुरा। उस समय गवर्नमेंट ने रिवर्स बिडिंग प्रोसेस शुरू किया था, जिसके हिसाब से विंड एनर्जी के चार्जेस क्रैश हो गए थे फ्रॉम 6 रुपीज टू 3 रुपीज। जब चार्जेस क्रैश होते हैं ना, तो कोई इंसेंटिव नहीं था डिफरेंट प्लेयर्स के पास विंड एनर्जी लगाने का। तो उसकी वजह से उन 5 साल के अंदर इस सेक्टर ने बहुत बुरा परफॉर्म किया, क्योंकि डिमांड बहुत खराब थी। हाउएवर, ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन चेंज होने वाली है। क्यों चेंज होने वाली है? क्योंकि गवर्नमेंट अब चाहती है कि विंड एनर्जी की कैपेसिटी जो इंडिया में सिर्फ 45 गीगावाट है, वो 2030 तक इंक्रीज होके 140 गीगावाट्स हो जाए। अब गवर्नमेंट ये अचीव कैसे करेगी? रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन यानी आरपीओ। जितने भी स्टेट डिस्कॉम्स हैं उनके ऊपर ऑब्लिगेशन है, मैंडेटरी है उनके लिए कि कुछ % ऑफ देयर एनर्जी शुड कम फ्रॉम विंड एनर्जी, जिसके हिसाब से हर साल इंडिया में 2030 तक 8 गीगावाट नई विंड एनर्जी इंस्टॉल होगी।
जैसा कि मैंने पहले बताया कि सिनर्जी इज द मार्केट लीडर इन दिस कैटेगरी। तो अगर विंड टर्बाइंस की डिमांड बढ़ेगी तो सिनर्जी के लिए भी डिमांड बढ़ेगी। उसके बाद वर्ल्ड मार्केट भी मुझे बहुत बुलिश नजर आ रही है। एस्टिमेट है कि आज के दिन में वर्ल्ड के अंदर 117 गीगावाट के आसपास विंड एनर्जी है, जो 2030 तक इंक्रीज होके 320 गीगावाट्स हो जाएगी। यानी इंडियन कैपेसिटी एज वेल एज ग्लोबल कैपेसिटी 3x होने वाली है 2030 तक। तो डिमांड ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पर रिवाइव हो रही है इस सेक्टर में आहिस्ता आहिस्ता। सिनर्जी का पूरा प्लान है इस डिमांड एनवायरनमेंट को एनकैश करने का। कैसे ग्रो करने का प्लान है? नंबर 1, कैपेसिटी एक्सपेंशन। आज के दिन सिनर्जी की कैपेसिटी है 30,000 मैट्रिक टन की, जो मार्च 2025 यानी अगले साल तक हो जाएगी 45,000 मैट्रिक टन तक, यानी 50% इंक्रीज हो जाएगा अगले 2 क्वार्टर्स के अंदर। उसके बाद इनका 2027 का प्लान है कि ये अपनी इस कैपेसिटी को इंक्रीज करना शुरू कर देंगे 1 लाख मैट्रिक टन तक, और लॉन्ग टर्म का इनका प्लान है 2 लाख मैट्रिक टन तक अपनी कैपेसिटी को लेके जाने का। यानी सिनर्जी पूरा कोशिश कर रही है कि जैसे जैसे डिमांड आ रही है उसको ये कैटर कर सके और इस डिमांड पुश का ये फायदा कमा सके। कैपेसिटी एक्सपेंशन से क्या फायदा हुआ कंपनी को? टॉप लाइन इंक्रीज होगी। 2025 में इनका टारगेट है 370 करोड़ का, 2026 में इनका टारगेट है 450 करोड़ का, और 2028 तक इनका टारगेट है 550 से लेकर 600 करोड़ की टॉप लाइन लेके जाने का। यानी टॉप लाइन हर साल 20% से ग्रो करेगी। और यहां पर मैनेजमेंट ये भी कहती है कि ये फिगर्स हम कंजर्वेटिवली दे रहे हैं, चांसेस ये भी हो सकते हैं कि हम इससे भी ज्यादा फास्ट स्पीड से अपनी टॉप लाइन को ग्रो कर सकें जैसे जैसे हमारी नई नई कैपेसिटी आती जा रही है। दूसरा तरीका ग्रो करने का, मार्जिन एक्सपेंशन। 2024 में कंपनी के मार्जिन थे 12.5%। 2025 में कंपनी 14.5 या 15% की बात कर रही है। 2028 या 27 में कंपनी चाहती है कि ये मार्जिन पहुंच जाए 18% तक। यानी कंपनी अपने मार्जिन 600 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव कर रही है विद इन अ स्पैन ऑफ 4 इयर्स। मार्जिन इंप्रूव करने के लिए कंपनी ऐसा क्या कर रही है? सबसे पहली चीज, मशीनिंग को इन हाउस कर रहे हैं। देखिए कास्टिंग कैसे काम करती है। पहले आप मोल्ड के अंदर मेटल डाल देते हैं, उसके बाद आपका कास्ट बन जाता है, लेकिन वो फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं होता। उसके बाद उसकी घिसाई करनी होती है, उसमें ड्रिलिंग करनी होती है, उसमें वार्निश करना होता है, पेंट करना होता है। उसके बाद वो कास्टिंग ओईएम्स के पास जाती है। आज के दिन में जितना भी मशीनिंग पार्ट है ना, वो सारा सिनर्जी ने आउटसोर्स कर रखा है। यानी ना तो वो घिसाई करते, ना ड्रिलिंग करते, ना वो वार्निश और पेंट करते अपने कास्टिंग मटेरियल के ऊपर। 12% खर्चा वो किसी आउटसोर्स कंपनी को पे कर रहे हैं। जब ये सारी मशीनिंग वो इन हाउस करने लग जाएंगे, यानी अपनी फैक्ट्री में ही करने लग जाएंगे, तो उनके मार्जिन इंप्रूव होने लग जाएंगे या नहीं होने लग जाएंगे? क्योंकि ये जो 15% का जो खर्चा कर रहे थे, ये इनको पे नहीं करना पड़ेगा। यहां से वो 3-4% का मार्जिन इंप्रूव कर सकते हैं। सितंबर 2025 तक, यानी अगले साल सितंबर तक, इनकी जो मशीनिंग की 10,000 मैट्रिक टन की कैपेसिटी है वो चालू हो जाएगी। दूसरा तरीका कंपनी कर रही है कि अपनी फैक्ट्री के लिए कैप्टिव पावर यूज करेगी, बैकवर्ड इंटीग्रेट कर रही है। कास्टिंग इज अ पावर इंटेंसिव वर्क, पावर का बहुत ज्यादा यूज होता है। अब कंपनी ने डिसाइड किया है कि रिन्यूएबल तरीके से ये 10 मेगावाट तक की एनर्जी अपने इन हाउस ही प्रोड्यूस करेंगे और उसको यूज करेंगे। पावर पे खर्चा कम हो गया, पावर पे खर्चा कम हो गया तो क्या फर्क पड़ा? इनके मार्जिन आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होने लग जाएंगे। 2027 तक कंपनी को उम्मीद है कि ये जितना भी कैपेक्स इन्होंने पहले बताया है ना, ये कंप्लीट हो जाएगा और मैच्योर हो जाएगा, और इसका बेनिफिट 2027 से ही कंपनी उठाने लग जाएगी। इसीलिए कंपनी बार बार 18% के मार्जिन गाइड कर रही है कि हम 12% से अपने मार्जिन उठा के 18% पे ले जाएंगे 2027 तक। अब कंपनी इतना कैपेक्स कर तो रही है, लेकिन कैपेक्स के साथ एक बहुत बड़ी समस्या आती है। क्या? डेट की। 2024 में कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशियो 1.7x थी। उसके बाद कंपनी ने 150 करोड़ का कैपेक्स कर दिया। ऑलमोस्ट वो कैपेक्स कंप्लीट होने वाला है। आज के दिन में उनकी जो डेट टू इक्विटी रेशियो है ना, वो घट के 1.5x हो गई है। यानी कंपनी ने डेट किया, डेट बढ़ाया, लेकिन डेट टू इक्विटी इंप्रूव हो गई। कैसे इंप्रूव हो गई? क्योंकि कंपनी के पास कैश फ्लोज अच्छे हैं। 2024 में 35 से 40 करोड़ के आसपास के कैश फ्लोज थे कंपनी के पास, जिनको कंपनी यूज करेगी अपने डेट को कम करने के लिए। कंपनी ने डेट के रिगार्डिंग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड गाइडलाइंस दी हैं।
आज के दिन में कंपनी का डेट है 80 से 100 करोड़ के आसपास, ठीक है, जो 2025 यानी इसी साल में पीक हो जाएगा 160 से 170 करोड़ तक, क्योंकि ये सारा कैपेक्स लाइव चला जाएगा। उसके बाद कंपनी कह रही है कि हम अपना डेट अगले 2 साल में दोबारा से डिक्रीज कर देंगे, 80 करोड़ के आसपास ले आएंगे, यानी सेम डेट जो 2024 में था। लेकिन रिमेंबर, उस टाइम तक ईबिटा इंक्रीज हो जाएगा, मार्जिन्स भी इंक्रीज हो जाएंगे, तो कैश फ्लोज इन द कंपनी विल इंप्रूव इन नेक्स्ट 2 इयर्स। क्वार्टर बाय क्वार्टर जैसे ही कैश फ्लोज आते रहेंगे, कंपनी अपने डेट को उतारती रहेगी, और मैनेजमेंट को उम्मीद है कि डेट टू इक्विटी रेशियो विल गो बिलो 1x इन नेक्स्ट 2 इयर्स। और मैनेजमेंट तो ये भी होपफुल है शायद 0.5x तक भी ले आए हम इसको। 2027 में फिर से कैपेक्स होगा, जहां पर ये अपनी कैपेसिटी को 45,000 मेट्रिक टन से 1 लाख मेट्रिक टन पे लेके जाएंगे। वहां पर इनको 500-600 करोड़ की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उस समय तक कैश फ्लोज कहीं ज्यादा बेटर हो चुके होंगे, शायद ईबिटा 100 करोड़ तक पहुंच चुका होगा। तो मैनेजमेंट ने जो लॉन्ग टर्म गाइडेंस दी है वो ये दी है कि हम चाहे कैपेक्स कितना भी कर ले, लेकिन अपने डेट टू इक्विटी को 1.5x से ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे। देखो, अगर आप किसी मैच्योर कंपनी को देखते हो ना, तो 1.5x डेट टू इक्विटी बहुत ज्यादा दिखता है, लेकिन जो माइक्रो कैप कंपनीज है ना, स्मॉल कैप कंपनीज हैं जो बहुत जल्दी जल्दी एक्सपेंड कर रही हैं, उन कंपनीज के लिए इस डेट टू इक्विटी को मैं बहुत बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, स्पेशली कंसीडरिंग कि कंपनी के कैश फ्लोज ठीक है, कंपनी के पास पोटेंशियल है उस डेट को सर्विस करने की, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी फ्यूचर के अंदर इंप्रूव होती नजर आ रही है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इस कंपनी को देखोगे तो आपको इनकी डेट की सिचुएशन भी अंडर कंट्रोल नजर आएगी। हाउएवर, इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी के पास कोई चैलेंजेस ही नहीं है, वीकनेस ही नहीं है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज कि माइक्रो कैप कंपनी है, बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है स्टॉक में। अगर आपको इस स्टॉक में या किसी भी माइक्रो कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो आपको वोलेटिलिटी के लिए तो तैयार रहना ही पड़ेगा। नंबर 2, रॉ मटेरियल। 50 से 60% जो इनकी कॉस्ट है वो रॉ मटेरियल कॉस्ट है। पिग आयरन, स्क्रैप आयरन, अगर इनकी कीमत बढ़ गई तो कंपनी अपने मार्जिन्स को कैसे प्रोटेक्ट करेगी? आयरन तो एक कमोडिटी प्ले है, आप उसके प्राइसेस को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो रॉ मटेरियल आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे यूक्रेन वॉर के टाइम पे हुआ था, आयरन के प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर चले गए थे और सिनर्जी जैसी कंपनी अपने मार्जिन्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। क्या वो सिचुएशन दोबारा तो नहीं आ जाएगी? तो रॉ मटेरियल इनके हाथ में नहीं है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है कंपनी के साथ। तीसरा बड़ा चैलेंज वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। आज के दिन में 40-50 करोड़ तो इनका वर्किंग कैपिटल में लगा हुआ है। जैसे जैसे कैपेसिटी इंक्रीज होगी, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज होंगी। नए कैपेक्स के साथ इनको रिक्वायर होगा 100 करोड़ के आसपास की वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल बिजनेस इज अ बिग रेड फ्लैग, याद रखना ये बात हमेशा। हमने चमनलाल सेठिया का जब बिजनेस मॉडल डिटेल में डिस्कस किया था तो हमने बात की थी कि वर्किंग कैपिटल कैसे एक कंपनी को खा सकती है। उसके बाद कंपनी गवर्नमेंट की पॉलिसीज के ऊपर डिपेंडेंट है। गवर्नमेंट अगर फेवरेबल पॉलिसीज लाती रहेगी तो कंपनी अच्छा करती रहेगी। ये जो रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन गवर्नमेंट लेके आई है, जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले बात की, क्या गारंटी है कि इसकी इंप्लीमेंटेशन उतनी ही स्ट्रिक्टली होगी जितना गवर्नमेंट चाहती है? ऐसा भी हो सकता है कि डिस्कॉम्स ना खरीदे, या कोई लूप होल निकला है, या ओवरऑल सेक्टर में डिमांड कम हो जाए। और लास्ट 2 क्वार्टर्स में डोमेस्टिक विंड डिमांड बहुत ज्यादा अच्छी थी भी नहीं। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे जब कोई कंपनी डिपेंडेंट होती है ना, तो गवर्नमेंट की तो कोई गारंटी नहीं है। आज कुछ बोल रही है, कल कुछ और बोलेगी। डिस्कॉम्स के पैसे टाइम पर नहीं आते। अगर डिस्कॉम्स तुमको टाइम पर पे करेंगे ही नहीं तो नई कैपिटल कौन इन्वेस्ट करेगा विंड पावर में? कोई भी नहीं करेगा। उसके बाद ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। आपने विंड मिल लगा तो दी, लेकिन उस पावर को इवैक्यूएट करने का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, केबल्स नहीं है, ट्रांसमिशन टावर्स नहीं है। ये समस्या है। लैंड एक्विजिशन की समस्या है। इंडिया में लैंड एक्विजिशन की समस्या तो हमेशा से है। उसके बाद एक बहुत बड़ी समस्या है चाइना। चाइना से डंपिंग होती है। चाइना वर्ल्ड का सबसे बड़ा कास्टिंग प्लेयर है। 40% ऑफ द वर्ल्ड्स कास्टिंग हैपन इन चाइना। इंडिया इज डिस्टेंट सेकंड। इंडिया में 10% ऑफ द वर्ल्ड्स कास्टिंग होती है। ठीक है, चाइना में जब इतनी ज्यादा कास्टिंग हो रही है, डोनाल्ड ट्रंप ने वहां पर सपोज कर लो इनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, चाइना यूएस में एक्सपोर्ट कर नहीं पा रहा, तो वो क्या करेगा? डंप करेगा, अलग अलग तरीके से डंप करेगा अपने मटेरियल को। अगर वो सिचुएशन आई तो ये प्राइस पे कैसे कंपीट करेंगे? देखो भाई, चाइनीज प्लेयर से प्राइस में कंपीट करना बहुत मुश्किल है इंडियन इंडस्ट्रीज के लिए। इसीलिए नहीं क्योंकि इंडिया की इंडस्ट्रीज उतनी अच्छी नहीं है या उतनी एफिशिएंट नहीं है, ये रीजन नहीं है। उसका रीजन ये है कि चाइना में पावर के कॉस्ट कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। उसके बाद गवर्नमेंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपनी इंडस्ट्रीज को सब्सिडाइज करती रहती है टाइम टाइम पे।
तो इंडियन प्लेयर्स को चाइनीज प्लेयर के साथ compete करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि मैनेजमेंट ये कह रही है कि जैसे जैसे उनका मशीनिंग का कैपेक्स पूरा होगा तो कंपनी कंपिटिटिव हो जाएगी चाइनीज मार्जिन से, वो देखना बाकी है। लेकिन चाइना का ओवरहैंग हमेशा इस तरीके की कंपनी पे बना रहता है। इन सभी मूविंग पार्ट्स पे हमें नजर बना के रखनी होगी अगर हमें स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो। अब बात कर लेते हैं वैल्यूएशंस की। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे स्टॉक ठीक ठाक लग रहा है, महंगा नहीं लग रहा। और अगर मैं मैनेजमेंट की कमेंट्री पे भरोसा कर लूं, जो मैनेजमेंट कह रही है कि 2028 तक हम अपने टॉप लाइन को 550 करोड़ से 600 करोड़ तक ले जाएंगे, और मैनेजमेंट कह रही है कि हम अपने ईबिटा मार्जिन को 18% तक ले जाएंगे। अगर ये बात मैं मान लूं तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि 2028 तक इनका ईबिटा ऑलमोस्ट 100 करोड़ का हो जाएगा। बहुत बढ़िया बात है। आज के दिन में जब मैंने ये वैल्यूएशन की है तो स्टॉक का प्राइस है 462 रुपीज, यानी आज के दिन में ईवी टू ईबिटा पे ये स्टॉक 18x के मल्टीपल पे मिल रहा है। 2028 में हमें ये स्टॉक 9x के मल्टीपल पे मिलेगा। यानी अगर स्टॉक इसी मल्टीपल पे रहता है तो भी अगले 3-4 साल में हम कुछ ना कुछ अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने बेयर केस बनाया है। सपोज कर लो कि 4 इयर्स डाउन द लाइन मार्केट अच्छा नहीं कर रही, सारे मल्टीपल्स खराब है, ठीक है। उस केस में इस कंपनी को ईबी टू ईबिटा पर मिलेगा 10x। एजम्पशन, अगर 10x मिलता है तो हमारा जो रिटर्न बनेगा वो 4% CAGR का रिटर्न बनेगा अगले 2028 तक, यानी अगले 3.5 साल में। हाउएवर, अगर मार्केट ठीक ठाक रहती है, बेस केस मैंने बनाया है, तो उसके हिसाब से कंपनी को ईबी टू ईबिटा 15x का तो मिल ही जाना चाहिए। तो उस केस में हमारा रिटर्न बनेगा 16% CAGR इन नेक्स्ट 3.5 ईयर्स। फिर मैंने बुल केस बनाया है। बुल केस के हिसाब से हमारा रिटर्न अगले 3.5 साल में 27% CAGR के हिसाब से बनना चाहिए अगर कंपनी को 20x का मल्टीपल मिलता है तो। देखो, ये जितनी भी मैंने वैल्यूएशन एक्सरसाइज की है ना, ये मैनेजमेंट की कमेंट्री के हिसाब से की है। जो मैनेजमेंट गाइड कर रही है ना, उसके हिसाब से ये कंपनी अच्छा खासा पैसा बना के दे देगी इन्वेस्टर को, कंसीडरिंग कि एग्जीक्यूशन ठीक है, या डिमांड एनवायरनमेंट ठीक है, या फिर रॉ मटेरियल के प्राइसेस बहुत ज्यादा खराब नहीं हुए। तो अगर सारे मूविंग पार्ट्स कंपनी के फेवर में जाते हैं और मैनेजमेंट भी ऑनेस्टली एग्जीक्यूट करती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सिनर्जी में पैसा बन सकता है अगले 3-3.5 साल के अंदर। अच्छा, ये जो मैंने वैल्यूएशन बनाई है ना, इस पर आंख बंद करके विश्वास मत करना कि कंपनी ऐसा ही करेगी, ऐसा ही रिटर्न बनेगा। ऐसा कभी भी नहीं होता, क्योंकि रियल लाइफ में क्या होगा वो ना मैनेजमेंट को पता है, ना आपको पता है, ना मुझे पता है। हम तो सिर्फ एक एजुकेटेड गैस ले रहे हैं कि अगर मैनेजमेंट जो कह रही है वो मैनेजमेंट ने अचीव किया तो शायद हमारा इतना पैसा बन जाएगा फ्यूचर के अंदर। फाइनली अगर मैं कंक्लूड करूं तो मैं कहूंगा कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कंपनी है। रिस्क बहुत सारे हैं, बहुत सारे मूविंग पार्ट्स हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। रिवार्ड भी अच्छे हो सकते हैं अगर मैनेजमेंट एग्जीक्यूट अच्छा करती है तो। ग्रोथ ट्रिगर्स हैं, अगर डिमांड अच्छी रहती है, रॉ मटेरियल ने इनका साथ दिया, तो मुझे ऐसा लगता है अगले 3-4 साल में ये हमारे लिए अच्छा खासा पैसा बना सकती है कंपनी। लेकिन अगर चीजें इनके फेवर में नहीं गई, इंडियन इकोनॉमी ने अच्छा नहीं किया, वर्ल्ड इकोनॉमी ने अच्छा नहीं किया, तो हो सकता है इस कंपनी को लेने के देने पड़ जाए फ्यूचर में। विद दैट आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग आइडिया के साथ और किसी इंटरेस्टिंग कंपनी के साथ। तब तक मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी, इतना भी मुश्किल नहीं है। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।